नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपनी सेकेंड बुक यानी कि दूसरी बुक भारत की खोज। ये जो हमारी दूसरी बुक है भारत की खोज, ये लिखी गई है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। और ये जो आपकी बुक है ये इन्होंने अपनी बुक जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो इंग्लिश में इन्होंने बुक लिखी थी उसको इन्होंने हिंदी में यहाँ पर अनुवाद करके यहाँ पर लिखा हुआ है। और देखा आपने कि हमने इसमें जो अपना पहला चैप्टर है यानी कि पहला जो हमारा अध्याय था अहमदनगर का किला, वो हमने इसमें लास्ट सेशन में ही कंप्लीट कर लिया था। और अपने दूसरे चैप्टर को यानी कि जो दूसरा अध्याय है इसमें तलाश, उसको हमने शुरू किया था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस बुक का नाम है, इस किताब का नाम है भारत की खोज। तो इसमें पंडित नेहरू जी ने पूरी की पूरी बुक में हमारे भारत के बारे में बताया है, किस तरह से भारत के जितने भी खोज यानी कि भारत की सभ्यता के बारे में बताया कि कैसे हमारी सभ्यता का विकास हुआ, कितनी पुरानी हमारी सभ्यता संस्कृति है, इसकी जड़ें कितनी पुरानी है। और इसमें सबसे पहले जो यहाँ पर हमें सभ्यता जो हमें सबसे पहले यहाँ पर मिली, सिंधु घाटी की सभ्यता और मोहनजोदड़ो, ये सारी चीजें उन्होंने यहाँ पर बताई हैं। और उसके बाद उन्होंने बहुत सारी चीजें यहाँ पर क्लियर की है, अपने हमारे वेदों के बारे में, हमारे पुराणों के बारे में, हमारे उपनिषदों के बारे में, और साथ ही अलग अलग कितने राजा हुए या पूरा बहुत सारी चीजें आपको इस बुक में मिलेंगी। और देखेंगे आपने ये सारी चीजें ज्यादातर जो अपनी हिस्ट्री की बुक है या आप जो एसएसटी पढ़ते हैं उसमें आपने ये सारी चीजें पढ़ी होंगी, लेकिन देखिए हिंदी में इसको पढ़ने का एक अलग ही आपका आनंद है और एक अलग ही आपको यहाँ पर मजा आने वाला है पढ़ने में। और साथ ही बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आसानी से यहाँ पर समझ आ जाएंगी अपने इस पाठ अपनी इस बुक से। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। एक बार रिवाइज करेंगे लास्ट सेशन में हमने क्या पढ़ा था और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपने आज के सेशन को। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमारी बुक है भारत की खोज और इसमें पहला अध्याय जो हमने पढ़ा था वो था अहमदनगर का किला। और उसमें भी हमने दो अलग अलग पार्ट्स जो है उसके पढ़े थे। तो उसमें जो हमारा पहला पार्ट था वो था अतीत का भार और दूसरा था हमारा अतीत का दबाव, यानी कि उसमें नेहरू जी ने सारी जो चीजें हैं वो क्लियर की थी। तो जैसे कि शुरुआत से मैंने आपको बताया कि जो हमारे नेहरू जी हैं वो एक सच्चे अर्थों में आधुनिक भारत के निर्माता हैं, यानी कि किस तरह से आधुनिक भारत जो है बना उसके निर्माता है। और आप सभी को पता है कि नेहरू जी महात्मा गांधी की अगुवाई में, यानी कि उस टाइम पे महात्मा गांधी जी जो है सभी आंदोलनों की अगुवाई कर रहे थे, बहुत सारे आंदोलनों की अगुवाई कर रहे थे। और उन्होंने भी महात्मा गांधी जी की अगुवाई में आजादी की लड़ाई में बहुत ही सक्रिय तरह से भाग लिया। और इसी तरह से सन 1947 में अंग्रेजों से आजाद होकर हमारा देश अंग्रेजों से आजाद हुआ। और देखिए फिर यहाँ पर जो नेहरू जी हैं वो 1947 से 1964 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, ठीक है। और इस तरह से उन्होंने दुनिया भर में ऐसे धर्मनिरपेक्ष मानववादी राजनीतिक के रूप में उन्हें जाना जाता है। और एक तरह से इन्होंने पूरे विश्व के समाजवादी आदर्शों के लिए एक तरह से हमेशा जीवन भर जो है आवाज अपनी बुलंद की। और क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि वो एक सफल राजनेता रहे, तो इस तरह से सफल राजनेता होने के साथ साथ वो एक प्रसिद्ध लेखक के रूप में भी सर्वविदित रहे, यानी कि एक प्रसिद्ध लेखक के रूप में। आपने देखा होगा ना कि छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है कि गांधी जी नेहरू जी का जो पत्र है वो अपनी पुत्री के नाम, तो बहुत सारे उन्होंने अपनी बेटी को पत्र भी लिखे। और बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं आपके जिसमें आपको पता चलेगा कि वो कितना अच्छा लिखते हैं और कितनी सारी उन्हें एक तरह से चीजों का ज्ञान है, कितनी सारी चीजें वो जानते हैं। तो यहाँ पे भी उन्होंने ये अपनी बहुत ही सुंदर बुक लिखी है। और ये जैसे मैंने आपको बताया ये हमारी जो बुक है भारत की खोज, ये उनकी अंग्रेजी में लिखी गई जो पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद है। और ये बुक कब लिखी उन्होंने, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था जो हमारा पहला पार्ट था अहमदनगर का किला,
उसमें हमने पढ़ा था कि ये बुक उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जब वो जेल गए हुए थे, जेल गए थे 1942 से 1945 में, तब उन्होंने इसे 1944 में उन्होंने अहमदनगर के किले से 5 महीने का जो कारावास था, ठीक है, एक तरह से 20 महीने, जब उन्होंने इस बुक को लिखना शुरू किया था, उन्होंने खुद लिखा है, आपने देखा लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि उन्होंने जब 20वां महीना था, उन्हें जेल के कारावास का जब 20वां महीना था, तब उन्होंने ये बुक स्टार्ट किया था लिखना, और उसके बाद उन्होंने 5 महीनों के कारावास के दौरान इस बुक को लिखा, और वो ये कहते हैं ये पुस्तक के रूप में फिर 1946 में प्रकाशित हुई। और इस तरह से इसमें, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारी चीजें, जैसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर भारत की आजादी फिर कैसे विकसित हुई, और एक बहुविध समृद्ध संस्कृति, धर्म की जटिलताएं, अतीत को वैज्ञानिक दृष्टि से विलक्षण भाषा में कैसे यहाँ पर बताया जाए, और बहुत सारी चीजें उन्होंने इस बुक में, इस किताब में बताई हैं। तो जैसे मैंने कहा आपको कि पहला जो अध्याय था वो हमने पढ़ लिया है, जिसका नाम था अहमदनगर का किला, और दूसरा अध्याय जो है उसको हम शुरू कर रहे हैं। लास्ट सेशन में मैंने स्टार्ट कर दिया था, काफी सारी चीजें मैंने इसमें पढ़ दी थी कि भारत के अतीत की झांकियां, जो भारत के अतीत की झांकियों के संबंधित जो हमारा ये पहला टॉपिक यहाँ पर है, इसको हमने पढ़ा था। और अब हम इसके बाद जो है आगे यहाँ पर बहुत सारी और चीजें पढ़ने वाले हैं, जैसे भारत की शक्ति है या भारत की तलाश है, भारत माता के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही भारत की विविधता और एकता, और उसके बाद जो भारत की जन संस्कृति है उसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो चलिए एक बार जो लास्ट सेशन में हमने जो जो चीजें पढ़ी थी उन्हें रिवाइज करेंगे, और उसके बाद हम आगे टॉपिक को अपने कंटिन्यू करेंगे। तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पूरी बुक ही आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा इसमें आपको भारत के इतिहास के बारे में बहुत सारी चीजें यहाँ पर जानने को, समझने को, पढ़ने को मिलने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के अतीत की झांकी। तो देखिए, कहते हैं बीते हुए सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा है, यानी कि जिस टाइम पे उन्होंने इस बुक को लिखा उससे पहले के बारे में बता रहे हैं कि इस टाइम पे मेरे मन में जो है भारत ही भारत था। और वो कहते हैं इस बीच मैं बराबर उसको समझने की और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा हूँ। मैंने बचपन की ओर लौटकर याद करने की कोशिश की थी कि तब मैं कैसा महसूस करता था, मेरे मन में इस अवधारणा ने कैसा धुंधला रूप ले लिया और मेरे ताजा अनुभव ने उसे कैसे संवारा। देखिए, जो बचपन की चीजें होती हैं, बचपन में कुछ ऐसे अनुभव होते हैं, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जिन्हें हमें लगता है कि यार वहां पे अगर वो चीज अगर ऐसी होती तो शायद बेटर होता, शायद अच्छा होता। ठीक है, तो वो कहते हैं बचपन में बहुत सारी कुछ ऐसी चीजें थी जो मैंने महसूस की, और फिर मैंने धुंधली अवधारणाएं उनके लिए बना ली, और फिर मैंने अपने उन अनुभवों को मैंने ताजा किया, और फिर मैंने उनको कैसे संवारा, कैसे और अच्छा बनाया। ठीक है, तो फिर यहाँ पर बताते हैं, देखिए बहुत ही सुंदर चीज उन्होंने कही थी, ये चीजें हमने लास्ट सेशन में अपने पढ़ ली थी। तो वो क्या कहते हैं, कहते हैं आखिर यह भारत क्या है, आखिर ये भारत क्या है, अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है, और उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया, क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह से खो दिया, विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानदार कहा जा सके। देखिए, आप सभी को पता है जो हमारा भारत है इसको हर तरह से समृद्ध माना जाता था एक टाइम पे, कि भारत जो है एक तरह से सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ पर कोई भी ऐसी कमी नहीं थी, कोई किसी भी चीज की कमी नहीं थी, और बहुत सारा ज्ञान का भंडार यहाँ पर था, बहुत सारी चीजें थी। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ज्ञान से लेकर, धन से लेकर कोई चीज की कमी हमारे देश में नहीं थी। लेकिन जब से हमारा देश जो है धीरे धीरे ब्रिटिश शासन के अधीन हुआ, 1916 से सन 1600 से
जब हमारा देश जो है धीरे धीरे ब्रिटिश शासन के अधीन होने लगा, जब अंग्रेज जो है यहाँ पर आए, जो पुर्तगाल आए यहाँ पर एक तरह से व्यवसाय के माध्यम से, तो उसके बाद उन्होंने धीरे 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 हमारे देश में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए और हमारे देश के राजाओं को आपस में लड़ाना शुरू कर दिया। और इससे क्या हुआ कि बहुत सारा उन्होंने यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि काफी सारी चीजें जो थी यहाँ पर स्वर्ण मुद्राओं में ही सारी चीजें हुआ करती थी। तो इन सब चीजों का उन्होंने इस तरह से उन्होंने एक तरह से अपने आप में उन्होंने उसका लिया, अपने अधीन उन सारी चीजों को किया कि सब कुछ उन्होंने एक टाइम तक यहाँ पर खाली कर दिया था। तो यहाँ पर अभी कहते हैं कि यह भारत क्या है, आखिर ये भारत है क्या, अतीत में इसकी किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था, जो ये अतीत में ये अपनी कौन सी विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था, और क्या इसने अपनी उस प्राचीन शक्ति को खो दिया है, क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह से खो दिया है। और विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा, देखिए यहाँ पर विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा आज इसके पास क्या बचा हुआ है, यानी कि क्या ऐसा है जिसे जानदार कहा जा सके, आधुनिक विश्व से उसका तालमेल किस रूप में बैठता है। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से वो कहते हैं कि भारत मेरे खून में रचा बसा है, इसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचक की नजर से देखना शुरू किया। वो कहते हैं कि भारत जो है वो मेरे खून में रचा बसा है, मेरे खून में जिस तरह से रचा बसा है, लेकिन वो कहते हैं मैं इसको एक बाहरी आलोचक की तरह, जिस तरह से जो लोग होते हैं ना, जो कमेंट्स करते हैं, टिप्पणियां करते हैं या अपने अपने विचार रखते हैं, आलोचनाएं करते हैं, तो वो कहते हैं मैंने भी वैसे तो मेरे खून में भारत रचा बसा है, लेकिन मैंने इसे समझने के लिए इसे एक बाहरी आलोचक की तरह देखना शुरू कर दिया। ऐसा आलोचक जो कि भारत के वर्तमान के साथ साथ, यानी कि अभी जो समय चल रहा है, जो उस टाइम की बात कर रहे हैं, के साथ साथ अतीत के बहुत सारे अवशेषों को और जिन्हें उसने देखा था, नापसंद करता था, एक हद तक मैं उसे पश्चिम के रास्ते होकर पहुंचाता था। मैंने उसे उसी भाव से देखा, संभवतः किसी पश्चिमी मित्र ने देखा हो। वो कहते हैं मैंने भारत को उसी भाव से देखा जिस तरह से एक पश्चिमी मित्र ने देखा हो। वो कहते हैं मेरे भीतर आशंकाएं सिर उठा रही थी। क्या मैंने जान लिया था भारत को? मैं जो उसके अतीत की विरासत के बड़े हिस्से को खारिज करने का साहस कर रहा था। लेकिन अगर भारत के पास वह कुछ नहीं होता जो बहुत कुछ जीवंत और टिकाऊ है, वह बहुत कुछ जो सार्थक है, तो भारत का वजूद उस रूप में नहीं होता जो आज है। तो देखिए कितनी सुंदर पंक्तियां लिखी है, और कहते हैं तो भारत का वजूद उस रूप में नहीं होता जिस रूप में आज है, और हजारों वर्षों तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान वह इस रूप में कदापि नहीं बनाए रख सकता। वह विशेष तत्व आखिर क्या है, यानी कि जिस कारण भारत आज भी अपने उस सभ्य अस्तित्व को बनाए हुए है, आखिर वो विशेष चीज क्या है? तो वो विशेष चीज है हमारे भारत की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, यानी कि हमने पहले वाले सेशन में पढ़ा था ना कि भारत की जो जड़ें हैं वो बहुत पुरानी है, सभ्यता की जो जड़ें हैं वो बहुत ही ज्यादा पुरानी है भारत और चीन की। तो वो जो सच में एक विशेष चीज है, वो विशेष चीज है भारत की ये सबसे पुरानी जो है सभ्यताएं। तो देखिए क्या कहते हैं यहाँ पर कि मैं भारत के उत्तर पश्चिमी स्थित सिंधु घाटी के मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। तो जैसे मैंने बताया ना कि वो विशेष चीज है, ये समृद्ध, ये सुव्यवस्थित, ये बहुत ही सलीके से बनाई गई, इतने हजारों साल, यानी कि लगभग 5 से 6 हजार, इससे भी ज्यादा का समय कह सकते हैं, 7,000 कह सकते हैं, अब तो 7 से 8,000 वर्ष का जो समय है, उस टाइम पे बनाई गई ये चीजें देखिए कितनी ज्यादा समृद्ध है और कितने व्यवस्थित तरीके से ये सारी चीजें की गई हैं। तो उसे ही यहाँ पर बता रहे हैं कि ये सब चीजें हमारी विशेषता है, कि हमारी जो सांस्कृतिक जो एक तरह से सभ्यता जो है उसकी जड़ें बहुत पुरानी है और यही इसकी विशेषता है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा है कि मैं भारत के उत्तर पश्चिमी सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था और मेरे चारों तरफ
उस प्राचीन नगर की गलियां बिखरी थी। तो आपने देखा होगा, आगे जब हम पढ़ेंगे या आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा या आगे भी आप पढ़ेंगे कि जो ये मोहनजोदड़ो जो ये एक व्यवस्था थी, जो एक सिंधु घाटी की जो ये व्यवस्था थी, ये बहुत ही ज्यादा सुव्यवस्थित थी। यहाँ पर आप देखेंगे स्नानागार, जैसे मैंने आप अभी लास्ट सेशन में भी मैंने क्लियर किया था, स्नानागार से लेकर जो निकासी की, जो जल निकासी की जो नालियां थी, या कोई भी चीज, पानी को स्टोरेज करने की, या बहुत सारी चीजें व्यवस्था। और सबसे मेन चीज जो यहाँ पर थी उस टाइम की, वो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कोई भी ऐसा विशेष धर्म नहीं था, यानी कि कोई ऐसा चीज यहाँ पर नहीं मिला कि ये हिंदुओं का मंदिर है, या ये मुस्लिमों का मस्जिद है, या ये सिखों का चर्च है, या फिर ये ये सिखों का गुरुद्वारा है, या ये ईसाइयों का चर्च है। तो ऐसी कोई चीज यहाँ पर नहीं मिली। यहाँ पर इससे पता चलता है कि यहाँ पर जो लोग थे उस टाइम पे, इनके अंदर बहुत ही ज्यादा ऐसा मतलब एक धर्म व्यवस्था यहाँ पर थी। और साथ ही दूसरी चीज, यहाँ पर हथियार जैसी कोई चीज नहीं मिली। जैसे राजाओं के समय में तो फिर भी होती थी, जैसे, तो ये काफी पुरानी है। तो उस टाइम पे बहुत सारी चीजें जो थी बहुत बढ़िया ये सभ्यताएं थी। कोई हथियार जैसी चीज यहाँ पर नहीं थी, कोई ऐसी खुदाई के दौरान कोई ऐसी चीज यहाँ पर नहीं मिली जिससे ऐसा लगे कि कभी यहाँ पर किसी युद्ध की आशंका या कभी किसी को यहाँ पर कोई नुकसान पहुंचाने की आशंका किसी ने की हो। तो इस तरह से यहाँ पर बताया कि उनकी जो प्राचीन नगर थे, उनके घर थे, उनकी गलियां थी, और इन सबका जो समय है वो लगभग 5000 वर्ष पहले बताया जाता है। और साथ ही यह भी कहा जाता है एक प्राचीन और पूर्ण विकसित सभ्यता थी। इनके साथ ही एक इनके स्थायी रूप से टिके रहने का कारण है इसका ठेठ भारतीयपन। और ये स्थायी रूप से क्यों टिके हैं? क्योंकि इनका एक है ठेठ भारतीयपन। अब देखिए, आज के समय में भले ही हम आधुनिकता की दौड़ में जो है आगे बढ़ रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण करते करते बहुत सारी चीजें हमने बदल दी है, लेकिन एक चीज है जो हमें बदल नहीं सकती, वो है हमारी सभ्यता, वो है हमारी संस्कृति, वो है हमारे रीति रिवाज। अगर हम इनसे जुड़े हैं, अगर हमने इन सब चीजों को, हम जिस गांव से आते हैं, जिस जगह से आते हैं, देखिए हम शहर में आ जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम शहर में आ जाते हैं तो फिर हम शहर के तौर तरीके अपना लेते हैं, हम शहर के रहन सहन को अपना लेते हैं, हम शहर का बोलचाल, शहर का पहनावा अपना लेते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं कि आप समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आप सारी चीजें कर रहे हैं, आप आधुनिक हो रहे हैं, लेकिन बुराई है कि आप अपनी सभ्यता को छोड़ रहे हैं, आप अपनी संस्कृति को छोड़ रहे हैं, आप अपने रीति रिवाजों को छोड़ रहे हैं, यानी कि अपना ठेठपन छोड़ रहे हैं। अगर आप गढ़वाल के हैं और अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, ठीक है, होता है कि मुझे वहां पर मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता, गढ़वाली बोलना, या मुझे पहाड़ी कुमाऊनी बोलना अच्छा नहीं लगता, तो हिंदी बोलने की हम कोशिश करते हैं, इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं, या कि हमारा ट्रेडिशन। तो अगर हम इस तरह की शर्म अगर हम करने लगे, इस तरह की झेप अगर हम करने लगे कि नहीं हमारी बोली वहां पर हमें नहीं बोलनी चाहिए, देखिए समय के जो जगह है, जो हमारा जिस जगह पर हम काम कर रहे हैं उसके हिसाब से हम अपना तरीका बदल सकते हैं, लेकिन जहां पर हम अपने आप में हैं वहां पर हम अपनी चीजों को हमें नहीं भूलना चाहिए। यानी कि हमारा जो ठेठपन है वो हमारे अंदर से नहीं जाना चाहिए। हमारी जो रियल की संस्कृति है, सभ्यता है, हमारे जो रीति रिवाज है, जो रिचुअल्स है, उन्हें हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। और यही चीज यहाँ पर देखिए बताया गया है कि वो चीजें जो सभ्यताएं उस टाइम पे विकसित हुई, सिंधु घाटी की सभ्यता, जो मोहनजोदड़ो जो यहाँ पर बताई गई है, ये सारी चीजें जो विकसित उस टाइम पे हुई, कि यही हमने, भले ही काफी सारी चीजें चेंज हो गई, लेकिन यही है हमारा ठेठपन। यही ठेठपन और यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार भी यही है। जो आधुनिक भारतीय सभ्यता हमारी है ये उसी के आधार पर है। यह विचार आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार 5-6 वर्ष
1000 वर्ष या उससे भी अधिक समय तक निरंतर बनी रहे। यानी कि ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि जब समय इतनी तेजी से बदल रहा हो, समय इतनी जल्दी जल्दी बदल रहा हो कि कोई भी सभ्यता जो है वो 5 से 6, अभी तो मैं 7000 वर्ष ही कहूंगी कि 7000 वर्षों तक भी या उससे भी बहुत अधिक समय तक रहे, ऐसा बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन आप सोचिए, बराबर निरंतर परिवर्तनशील और विकासमान रहकर भी, और जो निरंतर विकासमान है, निरंतर प्रगतिशील है, निरंतर परिवर्तनशील है, उसके बाद भी जो अपनी जड़ों को, अपने रीति रिवाजों को, अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को, अपने तौर तरीकों को नहीं भूल रहा है, वो सबसे मेन चीज है। वही है हमारा ठेठपन, वही है हमारा ठेठ भारतीयपन। तो सभी बच्चों को मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है? एक बार हैंड रेज करके बताएंगे मुझे, सभी बच्चों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस, वेरी गुड। जीआईसी कोटद्वार, जीआईसी कोटद्वार बच्चे माइक लेंगे एक बार। जीआईसी कोटद्वार कोई भी एक बच्चा माइक लेगा। यस, गुड आफ्टरनून। यस, वेरी गुड आफ्टरनून बच्चे। क्लास 8 के बच्चे हैं आप? यस मैम। वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं बच्चा हम? जी मैम। क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? मैम भारत की तलाश कर रहे हैं। हाँ, ये हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं हम? भारत की खोज। ये बुक किस में है हमारी? हिंदी में। वेरी गुड। यही मेरे को देखना था कि आप लोग ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ठीक है ना, हम हिंदी की अपनी सेकंड बुक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है भारत की खोज, और उसमें भी हम पढ़ रहे हैं अपना सेकंड चैप्टर तलाश। पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, अहमदनगर का किला, और ये भी मैंने आपको लास्ट सेशन में पढ़ा दिया था, लेकिन मैं आज देख पा रही हूँ कि जो बच्चे हैं वो उनकी संख्या जो है ठीक है, तो काफी बच्चों ने शायद लास्ट सेशन में नहीं पढ़ा होगा। क्या आप रीडिंग करेंगे बच्चा? यस मैम। चलिए रीड कीजिए। मैम शुरू से कि जहाँ से आप पढ़ा रहे हो वहाँ से? बच्चे जहाँ से मैं पढ़ा रही हूँ आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यस मैम। यस। फ्रांस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और मध्य सागर के लोगों से उसका बराबर निकट संपर्क रहा। यद्यपि भारत ने उन्हें प्रभावित किया और स्वयं भी उनसे प्रभावित हुआ, फिर भी उसका संस्कृत आधार इतना मजबूत था कि वह हिला नहीं। इस मजबूती का रहस्य क्या है? मैंने भारत का इतिहास और उसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंश को पढ़ा है। मुझ पर विचारों की तेजस्विता, भाषा की स्पष्टता और उसके पीछे सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला। मैंने उन पराक्रमी यात्रियों के साथ भारत की यात्रा की जो सुदूर अतीत में यहाँ चीन तथा पश्चिमी और मध्य एशिया से आए थे और अपनी यात्राओं की दास्तान छोड़ गए थे। मैं पूर्वी एशिया, अंकोर, बोरोबुदूर और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियां के बारे में सोचने लगा। बस बच्चे, बस। उस हिमालय पर घूम। वेरी गुड, बहुत अच्छे से क्लियरली पढ़ा आपने, और ऐसे ही पढ़ना है, रुक रुक के पढ़ना है। कई बार बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं लेकिन वो बिल्कुल एक सांस में पढ़ते हैं, समझ नहीं आता कि वो कहीं पर फुल स्टॉप यानी कि जो आपका पूर्ण विराम है उसे लगा भी रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो इसी तरह से आपने रीडिंग करनी है। बहुत अच्छे, बैठ जाइए, इसके बाद आगे फिर से रीड करेंगे। बैठ जाइए बच्चा। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा है उन्होंने कहा, जैसे उन्होंने बताया कि कोई सभ्यता, आप लोग को समझ तो आ रहा है ना हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर?
ठीक है ना। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से उसका बराबर और निकट का संबंध रहा। यानी कि उस टाइम पर भी जो हमारा भारत है उसमें फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों के साथ उसका जो है निकट का संबंध रहा। और होता ही है जब हम जैसे आपको पता है कि हम कहीं पर रहते हैं तो हमारा जो हमारे पास पड़ोसी होते हैं अक्सर उनसे रिलेशन होता है, यानी कि हम कभी उनके साथ उठना बैठना, कोई चीज शेयर करना, ठीक है ना, आपस में कोई चीजें शेयर करना, तो ये सारी चीजें होती ही हैं। तो उस टाइम पे भी क्योंकि ये सारे हमारे पड़ोसी जो है देश थे, तो उस टाइम पे फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया, भूमध्य सागर, इन सभी लोगों के साथ उस टाइम पे भी यहाँ के लोगों का निकट का संबंध रहा। वो कहते हैं इन्होंने भारत को प्रभावित किया, यानी कि इनका जो इफेक्ट है भारत पर काफी ज्यादा पड़ा इनका जो प्रभाव था। लेकिन वो कहते हैं भारत भी उनसे प्रभावित हुआ, यानी कि भारत पर भी उनका काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा और फिर भी उसका जो सांस्कृतिक आधार था वो हिला नहीं। इस मजबूती का रहस्य क्या है? अब वो पूछते हैं कि फिर भी जो है भारत की जो सांस्कृतिक आधार है, सांस्कृतिक आधार भारत का वो बिल्कुल भी नहीं हिला, यानी कि कुछ भी चेंजेस नहीं आए उसमें। और वो कहते हैं इस मजबूती का क्या रहस्य है? मैंने भारत का इतिहास और उसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा है, यानी कि वो कहते हैं मैंने भारत के इतिहास को पढ़ा है, उसके प्राचीन साहित्य को पढ़ा है। वहां पर वो कहते हैं मुझे उनके विचारों में, यानी कि वो जो लोग थे उस टाइम के, उनके विचारों में तेजस्विता दिखी, भाषा की स्पष्टता दिखी और ऐसा लग रहा था उसको पढ़कर कि उनका जो मस्तिष्क है, यानी कि जो चीजें वो कर रहे हैं तो उसमें उनके सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि हमें क्लियरली दिखाई दे रही थी और उसका गहरा प्रभाव दिखाई दे रहा था। और अब यहाँ पर वो कहते हैं कि मैंने उन पराक्रमी यात्रियों के साथ भारत की यात्रा की, यानी कि उन्होंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, बहुत सारी किताबें पढ़ी जो उन यात्रियों द्वारा लिखी गई थी जिन्होंने भारत की खोज की और साथ ही भारत का भ्रमण भी उन्होंने किया। तो वो कहते हैं भारत की काफी यात्रा उन्होंने की थी, तो उन जैसे कुछ चीनी यात्री थे और कुछ पश्चिमी मध्य एशिया से आए हुए लोग थे और वो बहुत सारी दास्तान यहाँ पर छोड़कर गए थे। तो वो कहते हैं मैं पूर्वी एशिया, अंगकोर, बोरोबुदूर और बहुत सी जगहों पर भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा कि किस तरह से भारत ने अभी तक इतनी सारी जगहों पर अपनी उपलब्धियों का परचम जो है लहराया था। तो वो कहते हैं मैं उस हिमालय पर घूमता रहा जिसका पुराने मिथकों और दंत कथाओं के साथ निकट का संबंध है, जिसने हमारे विचारों और साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। और वो कहते हैं कि पहाड़ों के प्रति तो मेरा प्रेम जो है एक तरह से बहुत ज्यादा है और ऊपर से कश्मीर के साथ तो मेरे खून के रिश्ते हैं और उनकी और विशेष आकर्षित मुझे करता है ये सब चीजें। इस महान पर्वत से निकलकर भारत के मैदानों में बहने वाली विशाल नदियों ने मुझे आकर्षित किया है। देखिए आपने देखा होगा ज्यादातर जो हमारी नदियां हैं, जो हमारे देश में जितनी भी नदियां हैं, उनका भी हमारे जो रीति रिवाज है, हमारे जो संस्कृति सभ्यता है उनके साथ भी बहुत बड़ा कनेक्शन है। और एक तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो यहाँ पर हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था इंडस, जो इंडस नदी है ना, इंडस उसको सिंधु नदी भी कहते हैं, तो इसी के आधार पर हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा था और सिंधु शब्द से ही हिंदू शब्द आया था और इसीलिए उसका नाम हिंदुस्तान पड़ा था। और इसे पार करके हजारों वर्षों से यहाँ पर जो जातियां हैं, कबीले हैं, काफिले हैं और फौजें हैं वो हमेशा आती रही। और देखिए अलग अलग जो नदियां हैं उन्होंने भी बहुत सारे इतिहास यहाँ पर कायम किए और जैसे कि नदियां भी हमारे संस्कृति सभ्यता का एक बहुत बड़ा हिस्सा रही और जो आज तक जो है हमारी आस्थाओं से जुड़ी है और हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को, हमारे ट्रेडिशन को, हमारे रीति रिवाजों को बनाए रखे। आपने देखा होगा कि आज भी हमारे बहुत सारे फेस्टिवल्स, बहुत सारे त्योहार, बहुत सारी चीजें जो है वो नदियों से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। कृषि के काम तो ये जल आता ही है नदियों का, कृषि के लिए तो ये महत्वपूर्ण है ही, साथ ही हमारे जितने भी
संस्कृति है, हमारी जितनी भी सभ्यता है, उनके लिए भी ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वो कहते हैं कि बहुत टाइम पहले जो है यहाँ पर ब्रह्मपुत्र का जो इतिहास है, जो बहुत सारी फौजें आती रही और बहुत सारी जातियां, बहुत सारे कबीले, बहुत सारे काफिले, कबीले और फौजें यहाँ पर आती रही, परंतु ब्रह्मपुत्र का इतिहास, ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो इतिहास की मुख्य धारा से लगभग थोड़ा सा कटी हुई है, पर पुरानी कहानियों में आज भी जीवित है। उत्तरी पूर्वी पहाड़ियों के हृदय में गड़ी नदियों की दरारों के बीच ये बरबस ही मार्ग बनाती हुई भारत में प्रवेश करती है और फिर पहाड़ों और चट्टानों और जंगलों से भरे मैदानों के बीच शांत धारा के रूप में बहने लगती है। और अब देखिए यमुना, जिसके चारों ओर नृत्य होते हैं, उत्सव होते हैं और नाटक से संबंधित न जाने कितनी पौराणिक कथाएं एकत्रित हैं। आप सभी को पता है कि यमुना नदी जो है, यमुना नदी को कितना पवित्र माना जाता है। और उसके बाद आपको पता है कि किस तरह से कृष्ण जी के बारे में कहा जाता है कि किस तरह से उन्होंने वहां पर जो यमुना के तट पर वो बहुत रास लीला किया करते थे और नृत्य किया करते थे, क्रीड़ा किया करते थे, बहुत सारी चीजें। तो इस तरह से ये पौराणिक कथाएं बहुत सारी और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं। और वो कहते हैं इन सबसे बढ़कर भारत की नदी गंगा, जिसके इतिहास के आरंभ से ही भारत के हृदय पर राज किया है। देखिए अब भारत की नदी, सबसे बड़ी नदी है भारत की, जो गंगा है वो सबसे बड़ी नदी है भारत की। और भारत की, जैसे कहते हैं ना, ये हमारे देश का, जैसे हम कहते हैं हमारे देश का प्रमुख खेल क्या है, तो हम कहते हैं हॉकी। इसी तरह से हमारे देश की जो प्रमुख नदी है वो है गंगा। ठीक है, मुख्य नदी जो है वो गंगा है। तो कहते हैं जिसने इतिहास के आरंभ से ही भारत के हृदय पर राज किया है और लाखों की तादाद में अपने तटों की ओर लोगों को खींचा है। और ये तो मैं अभी तक कह सकती हूँ कि आज भी लोगों की गंगा नदी से जो आस्था जुड़ी हुई है, जो एक संस्कृति उनकी जुड़ी हुई है और हर चीज, जो श्रद्धा जो जुड़ी हुई है, विश्वास जो जुड़ा हुआ है गंगा नदी से आज भी, वो मुझे लगता है कि हमारी सभ्यता और संस्कृति को कायम रखने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक पार्ट हो सकता है, एक बहुत महत्वपूर्ण भाग हो सकता है। आप देखते हैं कि आजकल भी बहुत सारे जो हमारे ट्रेडिशंस होते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स जितने होते हैं, बहुत सारे त्योहार जितने होते हैं, वो गंगा नदी से जुड़े हुए होते हैं। गंगा जी का जो जल है उसको बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है और कहा जाता है कि अगर आप गंगा नदी के जल को एक तरह से अगर एक डब्बे में अगर रख देंगे, क्योंकि वो स्वयं खुद ही उसमें एक तरह से वो अपने आप को शुद्ध कर लेती है, वो उसके अंदर बहुत ही ज्यादा एक तरह से ऐसी चीजें होती हैं कि वो अपने आप को खुद ही प्योरीफाई कर लेती है। तो अगर आप गंगा नदी के जल को और एक नॉर्मल पानी के पानी को डब्बे में अगर भरकर रखेंगे तो कुछ टाइम के बाद आपको दिखेगा कि एक पानी जो है वो सड़ जाता है, खराब हो जाता है, लेकिन गंगा नदी का पानी कभी भी खराब नहीं होता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं गंगा नदी से जुड़ी हुई और प्राचीन काल से आधुनिक युग तक, आज के युग तक गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। तो देखिए यहाँ पर गंगा नदी के विषय में बहुत अच्छी चीजें हमें बताई हैं। तो इस तरह से आज हमने यहाँ पर अपना सेकंड चैप्टर जो है तलाश, उसमें काफी सारी महत्वपूर्ण चीजें पढ़ी और लास्ट में हम यहाँ पर गंगा नदी के बारे में पढ़ रहे हैं और उसकी जो हमारी सभ्यता संस्कृति से जुड़ी हुई एक लोगों की जो आस्था है उससे, और हम कहते हैं कि प्राचीन युग से आधुनिक युग तक वो हमारे लोगों की आस्था का केंद्र जो है बनी हुई है और लाखों हजारों लोगों को वो अपने तटों तक खींचती रहती है। तो इस तरह से काफी सारी चीजें इस पाठ में सीखने के लिए है, समझने के लिए, और आगे देखेंगे आप पाठ और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको भारत के इतिहास की और भी सुंदर सुंदर झांकियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी, बहुत ही सुंदर सुंदर झलकियां मिलेंगी। तो इस पाठ को आप जितना हमने पढ़ा है एक बार घर पर रिवाइज करके आइए और हो सके तो आगे भी एक बार इसको पढ़िए, रीड कीजिए, ताकि आप यहाँ पर जो भी चीजें पढ़े आप उसको समझ पाए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो आज का सेशन ये है, ये यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।